वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल बीम। आज का हमारा लेक्चर रहेगा रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम दैट इज आरआरएस मोडुलो एम। जैसे कि हम फिफ्थ लेक्चर में कवर किया था कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। हमने बताया था कि जो रिड्यूस सिस्टम है वो टू टाइप्स का होता है, वन इज कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम एंड अदर इज रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम। ठीक है, सीआरएस हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे आरआरएस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आरआरएस क्या होता है। ठीक है, रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम। तो रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम के लिए मान लो ये एक सेट दिया हुआ है, इस सेट में पहली कंडीशन है कि इसके अंदर अगर आप मॉडुलो एम में काम कर रहे हो, सपोज मॉडुलो एम में काम कर रहे हो, ठीक है, तो इसके अंदर मॉडुलो एम में काम कर रहे हो तो इसके अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए? फाइव ही एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, फाइव याद हो एलर फंक्शन था, मतलब फाइव जो था एलर फंक्शन था, यानी एम की इमेज अंडर एलर फंक्शन दैट इज नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू एम एंड को प्राइम टू एम। ठीक है, जो भी रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम होगा पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसके अंदर एग्जैक्टली कितने एलिमेंट होने चाहिए? 5m एलिमेंट होने चाहिए, यानी A1, A2, A3 और लास्ट एलिमेंट कौन सा हो गया? A5। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि सेकंड कंडीशन कहता है कि कोई भी एलिमेंट आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए। मतलब हम इन अनदर वे हम कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करने चाहिए, सारे के सारे क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। यानी सारे ही एलिमेंट, आपको कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे वो एक दूसरे के क्या मिलेंगे? इनकॉन्ग्रुएंट मिलेंगे, कोई भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। यानी AI इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू AJ मोड M। ठीक है, फॉर I नॉट इक्वल टू J। जब I J के बराबर नहीं है तो AI भी AJ के कॉन्ग्रुएंट नहीं आएगा, मतलब सारे ही इनकॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। थर्ड कंडीशन कहती है कि इसके अंदर जो आपने एलिमेंट्स लिए हैं वो सभी M के साथ क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। यानी AI जो है वो M के साथ क्या होने चाहिए? को प्राइम, जहां I की वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक हो सकती है? 5m तक हो सकती है। मतलब A1 भी M के साथ को प्राइम होना चाहिए, A2 भी M के साथ को प्राइम होना चाहिए, इस तरीके से A5m भी M के साथ क्या होना चाहिए? को प्राइम। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो नेक्स्ट कंडीशन दीज आर नथिंग बट फर्स्ट सेकंड थर्ड का ही कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रही है कि आप कोई भी नेचुरल नंबर लो, सपोज n ले लिया, ठीक है, जो m के साथ क्या हो? को प्राइम। आपको ऐसा नेचुरल नंबर ले लो जो m के साथ क्या हो? को प्राइम है, तो कहते हैं कि वो नंबर किसी एक AIs के जरूर कॉन्ग्रुएंट मिलेगा, जहां AIs मेंबर होंगे किसके? जिसे आप रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम बोल रहे हो, दैट इज आरआरएस बोल रहे हो। तो आरआरएस के लिए मेनली चार कंडीशन हो रही है। जिस भी सेट को आप आरआरएस बोल रहे हो तो उसके अंदर उतने ही एलिमेंट होने चाहिए जिस फाइव ऑफ दैट नंबर जिस मॉडलों में आप काम कर रहे हो। जैसे हम M में काम कर रहे हैं तो इसके अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए? सबसे पहले 5m एलिमेंट ही होने चाहिए। सेकंड कहता है कि ये सारे एलिमेंट आपस में क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए, मतलब एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए, सारे एक दूसरे के क्या होने चाहिए? इनकॉन्ग्रुएंट। और ये वही एलिमेंट ही हैं जो M के साथ क्या होंगे? को प्राइम होंगे। हर एक एलिमेंट का जीसीडी M के साथ जब उठा करके देखोगे वो कितना आएगा? 1 आएगा। प्लस जो कह रहे कि कोई भी आप नेचुरल नंबर लो जो M के साथ क्या हो? को प्राइम है, वो किसी एक AIs के क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। ये जो फोर्थ है दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। मतलब कहने का मतलब क्या है? कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम ले लो। कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में क्या था कि सारे ही रिमाइंडर्स का सेट था, मतलब सारे ही रिमाइंडर्स इन्वॉल्व थे। उस कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में से वो नंबर्स हटा दो जो M के साथ को प्राइम नहीं है, तो कौन से बच जाएंगे? जो M के साथ को प्राइम है। जो M के साथ को प्राइम है वो जो सिस्टम बचा है, जो सेट बचा है, उसे आप क्या नाम दे दोगे? रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल करते हैं, तो जैसे कि मोड 3 में हमने CRS पढ़ा था, जैसे ये था 0 1 2, ये CRS बन रहा था किसमें? मोड 3 में। ठीक है, और भी हमने देखे थे, जैसे 3 यहाँ था 9 11 13, ये भी क्या था? CRS था किसमें? मोड 3 में। तो क्या करें?
CRS में से वो एलिमेंट घटा दो जो 3 के साथ कोप्राइम नहीं है। तो आप देख सकते हो कि 3 के साथ कोप्राइम नहीं है, कौन सा हो गया, 0 हो गया, क्योंकि 0 और 3 का जीसीडी कितना आएगा, 3 आएगा। तो कौन सा बचेगा, 1 और 2 बचेगा। तो जो ये सेट बचा है, दिस इज नथिंग बट RRS हो जाएगा, किसमें, मोडुलो 3 में हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो 9 जो है वो 3 के साथ कोप्राइम नहीं है, तो आपको CRS में से वो नंबर घटा देना है जो M के साथ कोप्राइम नहीं है। तो कौन सा सेट बचेगा, 11 और 13, ये भी क्या हो जाएगा, RRS हो जाएगा, किसमें, मोड 3 में। ठीक है, आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो। पहली कंडीशन कही थी कि जिस मोड में काम कर रहे हो उसमें उतने ही एलिमेंट होने चाहिए, यानी इसको आप RRS अगर बोल रहे हो तो इसमें पहले कितनी एलिमेंट होनी चाहिए, 5 एलिमेंट होने चाहिए। 5 हमें पता है कि P अगर प्राइम हो तो 5P दिस इज नथिंग बट P-1 होता है, यानी 5 कितना होता है, 2 होता है। तो पहली कंडीशन दोनों में सेटिस्फाई हो रही है कि 2 ही एलिमेंट है। सेकेंड कंडीशन कहते हैं कि वो M के साथ कोप्राइम होना चाहिए। M के साथ आप देख सकते हो कि कोप्राइम है, 1 भी 3 के साथ कोप्राइम है, 2 भी 3 के साथ क्या है, कोप्राइम है। सेम यहाँ 11 भी 3 के साथ कोप्राइम है, 13 भी क्या है, 3 के साथ कोप्राइम है। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड कह रहे हैं कि कोई भी आपस में सेम नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए। तो आप चेक कर सकते हो 1 2 के कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है, किसमें, मोड 3 में, क्योंकि 3 इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड नहीं करता है। सेम आप चेक कर सकते हो 11 जो है वो 13 के कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है, किसमें, मोड 3 में। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो थी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अब कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, सपोज कोई भी नेचुरल नंबर जो M के साथ क्या हो, कोप्राइम, यानी कोई नंबर ढूंढ लो जो 3 के साथ कोप्राइम हो, जैसे कि 26 है। ठीक है, 26 3 के साथ क्या है, कोप्राइम है। तो कहते हैं कि 26 अगर इस RRS में काम करोगे तो 26 जो है मोड 3 में या तो 1 का काम करेगा या फिर किसका काम करेगा, 2 का काम करेगा। अगर आप इस RRS में काम कर रहे हो तो 26 या तो 11 का काम करेगा या फिर किसका काम करेगा, 13 का। अब हमें पता है 26 जो है मोड 3 में किसका काम करता है, 26 जो है मोड 3 में 2 का काम करता है, क्योंकि जब 26 को आप 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर किसके बराबर आने वाला है, 2 ही आने वाला है, और कोई भी इंटीजर अपने रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट होता है, यानी 26 जो है यहाँ A2 के कॉन्ग्रुएंट आ रहा है। तो यही कह रहा था कि कोई भी अगर नेचुरल नंबर लोगे जो M के साथ कोप्राइम है तो या तो वो A1 के साथ A1 के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा या A2 के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, किसमें, मोड 3 में, जो कि A2 के साथ कॉन्ग्रुएंट है। इसमें आप देख सकते हो कि जो 11 है, 11 भी 2 का ही काम करते हैं, किसमें, मोड 3 में, यानी इस RRS में 26 जो है, 26 किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, 11 के, किसमें, मोड 3 में। तो यानी ये क्या बन जाएगा, RRS बन जाएगा। तो RRS जस्ट नथिंग बट क्या होता है, RRS का मतलब है कि CRS में से आप वो एलिमेंट हटा दो जो M के साथ कोप्राइम नहीं है, तो आपके वही एलिमेंट बचेंगे जो M के साथ कोप्राइम है, और वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि CRS ले रहे हो तो वो सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे जो RRS के लिए चाहिए होता है, तो वो क्या बन जाएगा, RRS बन जाएगा। जैसे कि हम करते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ये ले लिया हमने 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गया है 5 6 7 8। ठीक है, अब हम कर रहे हैं सपोज 10 का, हम 10 मोडुलो 10 में काम कर रहे हैं। तो मोडुलो 10 में क्या कहता है कि वो एलिमेंट निकालो जो 10 के साथ क्या है, कोप्राइम। तो 10 के साथ कोप्राइम कौन से हैं, 1, ठीक है, और 10 के साथ कोप्राइम 3, ठीक, और देन 10 के साथ कोप्राइम 7 और 9। ठीक है, तो अब 5 of 10 निकालोगे, 5 10 कितना होता है, 4 ही होता है, सही है, 5 10 4 है। तो इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी क्या है, 4 एलिमेंट है। अब ये पहली कंडीशन तो होल्ड करेगी कि RRS के लिए 5m एलिमेंट होने चाहिए, तो 5m एलिमेंट मिल रहे हैं दोनों में। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या थी कि कोई भी आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए। तो आप चेक कर लो कि 5 क्या 6 की कॉन्ग्रुएंट है, किसमें, मोड 10 में, नहीं है, ये इनकॉन्ग्रुएंट है। 5 7 के भी क्या मिलेगा आपको, इनकॉन्ग्रुएंट, मोड 10 में। ठीक है, और जो 5 है वो 8 के साथ चेक कर लो, किसमें, मोड 10 में, इसके साथ भी क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट। सेम 6 जो है वो 7 के साथ क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, 6 जो है 8 के साथ भी क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट है, किसमें, मोड 10 में। ठीक है, और कौन सा बच गया, 7 और 8,
7 और 8 भी क्या है, मोड 10 में, ठीक है, इनकॉन्ग्रुएंट है। यानी ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड करे कि AI जो है AJ के कॉन्ग्रुएंट नहीं आ रहे किसमें, मोड M में, यानी सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड करी है। अब थर्ड क्या कहते हैं कि जिससे भी आप RRS कह रहे हो उसके हर एक एलिमेंट का GCD M के साथ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी हर एक एलिमेंट M के साथ कोप्राइम होना चाहिए। तो देखते हैं इसके अंदर, देखो 10 के साथ ये भी कोप्राइम, 10 के साथ कोप्राइम, 10 के साथ कोप्राइम, इसमें तो थर्ड प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। लेकिन 5, 10 के साथ कोप्राइम नहीं होता, यानी इसके अंदर थर्ड प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है। तो अगर एक भी प्रॉपर्टी फेल हो रही है तो इसका मतलब ये RRS नहीं है, ठीक है। तो ये RRS नहीं है, इसके बनने की चांस है क्योंकि इसमें तीसरी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, और जब भी आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होल्ड कर देगी तो फोर्थ ऑटोमेटिकली होल्ड कर देगी, क्योंकि जितने भी नंबर्स होंगे M के साथ कोप्राइम वो सारे इसके अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो कोई अगर आप नंबर लोगे जो M के साथ कोप्राइम है तो वो अपने ही रिमाइंडर के क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, किसमें, मोड M में, ठीक है। और जो वो रिमाइंडर है इन्हीं में से कोई एक होगा, मतलब ये जो आप सोल्व कर लोगे, मतलब इसमें भी 5M एलिमेंट है, उसमें भी 5M एलिमेंट है, और सारे इसमें वही एलिमेंट है जो M के साथ कोप्राइम है। M के साथ कोप्राइम ये 4 एलिमेंट ही हो सकते हैं, मतलब अगर कोई और है ना इन्हीं में से ही आएगा, मतलब ऑटोमेटिकली इसी की क्या आएगा, कॉन्ग्रुएंट आएगा। जैसे कि 10 के साथ कॉन्ग्रुएंट देख रहे हैं 13 है, 13 10 के साथ कॉन्ग्रुएंट, 13 जो है 10 के साथ क्या है, कोप्राइम है, लेकिन 13 10 में किसका काम करता है, 3 का ही काम करता है मोड 10 में। तो जो फोर्थ प्रॉपर्टी है अगर 3 होल्ड कर देगी तो फोर्थ ऑटोमेटिकली होल्ड कर देगी, यानी ये RRS बनेगा मोड 10 में, बट ये RRS नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले एक और चीज देखते हैं, RRS कितने पॉसिबल हो सकते हैं, RRS इनफाइनाइट पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे कि एक तो ये लिया है 1379, 1379 लिया था किसमें, मोड 10 में, ठीक है। और आप देख सकते हो ये ले लो 11, ठीक है, 11 जो है 10 में 1 का काम करेगा। फिर कोई ऐसा ढूंढ लो जो 3 का काम करे 10 में, लेकिन 10 के साथ कोप्राइम भी हो, 13 हो गया, ठीक है, 17 हो गया, 19 हो गया, सही है। ये भी मोड 10 के साथ कोप्राइम्स हैं और एग्जैक्टली 5 4 एलिमेंट है, और कोई भी आपस में आप देख सकते हो कॉन्ग्रुएंट नहीं आएंगे, ठीक है। और आप ढूंढ लो 21 जो है 1 का ही काम करेगा, ठीक है, 23, ठीक, 27 और कितना हो गया 29, ठीक है। तो आपको काफी सारे क्या मिल सकते हैं, RRS मिल सकते हैं। तो आप किसी मॉडलों में काम कर रहे हो तो उसके करस्पॉन्डिंग RRS भी क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो हम कुछ थ्योरम्स करते हैं जो कि RRS से रिलेटेड है। फर्स्ट थ्योरम दी हुई है कि एक, मतलब आप मॉडलो M में काम कर रहे हो और उसके करस्पॉन्डिंग आपको RRS प्रोवाइड किया गया, यानी A1 A2 और A5M, ठीक है। मान लो ये क्या दिया हुआ है, आपको RRS दिया हुआ है किसमें, मॉडलो M में, मॉडलो M में, ठीक है। कह रहे कि कोई के अनदर नंबर ले लो जो कि M के साथ क्या है, कोप्राइम है, कि कोई इंटीजर है जो M के साथ क्या दिया हुआ है, कोप्राइम दिया हुआ है। तो क्या कह रहे हैं कि इस RRS के हर एक एलिमेंट को अगर आप K से मल्टीप्लाई कर दोगे तब जो नया सिस्टम आएगा वो भी क्या बनेगा, RRS। मतलब कह रहे हैं कि KA1, KA2 एंड सोन KA5M, ये भी क्या मिलेगा आपको, RRS ही मिलेगा, किसमें, मॉडलो M में, ठीक है। तो थ्योरम क्या कहते हैं कि आपको एक RRS दे दिया गया है और एक कोई इंटीजर दे दिया गया है जो M के साथ क्या है, कोप्राइम है। तो कहते हैं कि उस RRS के आप हर एक एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई कर दो तब भी वो क्या बनेगा,
RRS। सेम रिजल्ट होल्ड कर रहा था किसमें, CRS में, और सेम ही होल्ड करेगा किसमें, RRS में। तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले इसमें हमें RRS प्रूव करना है, तो पहले इसके अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए, 5m। तो ये हमें दिख रहे हैं कि यहाँ 5m एलिमेंट प्रेजेंट है। जो k है ऑब्वियस है कि नॉन जीरो होगा, क्योंकि k अगर जीरो होगा तो उस केस में m 1 ही हो जाएगा, उस केस के अंदर रिजल्ट ऑब्वियस हो जाएगा। ठीक है, तो k नॉन जीरो नंबर है, मतलब ये जो k है m के साथ को प्राइम है, तो इसमें एग्जैक्टली आपके 5m एलिमेंट ही प्रेजेंट है। सेकेंड, हमें चेक करना है कि हर एक एलिमेंट जो है वो m के साथ क्या होना चाहिए, को प्राइम। यानी हमें प्रूव करना है जो k AIs हैं वो m के साथ क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, जहां i की वैल्यू 1 से लेकर के कितनी हो सकती है, 5m। ठीक है, RRS के लिए क्या था कि इसके हर एक एलिमेंट जो है वो m के साथ को प्राइम होने चाहिए। यानी हमें शो करना है कि A1 भी m के साथ को प्राइम होगा, कि A2 भी m के साथ को प्राइम होगा, इस तरीके से KA5M भी क्या होगा, m के साथ को प्राइम होगा। तो ये हमें प्रूव करना है। तो मान लो जो KAIs हैं और m जो है उसका जो GCD है वो d मान लिया, तो हमें शो करना है कि d की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो अब GCD माना है तो GCD की डेफिनेशन यूज करेंगे। तो GCD की डेफिनेशन कहती है कि d डिवाइड करेगी KAIs को, और d डिवाइड करेगा किसको, m को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब dm को डिवाइड कर रहा है तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहती है कि इंटीजर आएगा, सपोज m1 आएगा, ठीक है, सच दैट m इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, m1d के बराबर हो जाएगा। तो k m के साथ को प्राइम था, तो यानी k m1d के साथ भी क्या हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा। ठीक है, हम एक थ्योरम पढ़ चुके थे, अब अगर आप लोगों को याद हो, जो कि हमने मल्टीप्लीकेटिव में भी यूज की थी, जो एलर फंक्शन है वो मल्टीप्लीकेटिव होता है। उसके लिए हमने रिजल्ट यूज किया था कि जो नंबर्स प्रोडक्ट के साथ को प्राइम होंगे, यानी m इंटू n के साथ को प्राइम होंगे, तो वो m के साथ भी को प्राइम होंगे, एज वेल एज n के साथ भी क्या होंगे, को प्राइम। मतलब इंटरसेक्शन के साथ जो को प्राइम होंगे तो वो उनकी प्रोडक्ट के साथ भी क्या होंगे, को प्राइम। तो k और m को प्राइम दिए हुए हैं, यानी k m1d के साथ GCD कितना दिया हुआ है, 1, ये होगा। तो k का GCD m1 के साथ भी कितना होगा, 1 होगा, और k का GCD d के साथ भी कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, प्रोडक्ट के साथ GCD 1 होने का मतलब नंबर्स के साथ भी GCD क्या होगा, 1 होगा। ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अब d डिवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट आते ही हमारे दिमाग में आता है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या कहती थी, अगर d का किसी एक के साथ GCD 1 हो जाए तो वो दूसरे वाले को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब d का किसके साथ GCD 1 है, k के साथ, तो गॉस थ्योरम से d किसको डिवाइड कर देगा, AIs को डिवाइड कर देगा। सही है, d AIs को भी डिवाइड कर रहे हैं, d m को भी डिवाइड कर रहे हैं, तो d जो है वो AIs और m के GCD को भी डिवाइड करेगा, AIs और m के GCD को भी डिवाइड करेगा। अब जो ये जो सिस्टम है, दिस इज ए RRS का मतलब इसके अंदर वही एलिमेंट है जो m के साथ क्या है, को प्राइम है, यानी AI जो है m के साथ क्या दिया हुआ है, को प्राइम। तो AI और m का GCD कितना है, 1, यानी d किसको डिवाइड कर रहा है, 1 को डिवाइड कर रहा है। तो d नेचुरल नंबर होता है, और ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 को डिवाइड कर दे वो तभी पॉसिबल है जब d की वैल्यू 1 आ जाए, यानी कि AIs का GCD m के साथ कितना आ गया है, 1 आ गया है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि KAIs का GCD किसके साथ, आप m के साथ, ये सभी के सभी आपको क्या मिलेंगे, को प्राइम ही मिलेंगे। ठीक है, तो यही प्रूव करना था। अब थर्ड प्रॉपर्टी कह रही थी कि कोई भी एलिमेंट आपस में सेम नहीं होने चाहिए, यानी सारे डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ डिफरेंट का मीनिंग होगा कि सारे एलिमेंट आपस में क्या होने चाहिए, इनकॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो अब हम प्रूव करते हैं कि जो KAIs है वो KAJ के क्या होगा, इनकॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, KAJ के इनकॉन्ग्रुएंट होगा, जहां I और J तो इक्वल नहीं है, लेकिन I और J की वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक हो रही है, 5m तक। ये हमें प्रूव करनी है। ये इनकॉन्ग्रुएंट होने चाहिए किसमें, जिस मॉडलो में आप काम कर रहे हो, दैट इज मॉडलो m में। तो जो चीज हमें प्रूव करनी है उसका हमने उल्टा मान लिया। तो मान लिया जो KAIs है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, KAJ के, किसमें, मोड m में। सही है, तो कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन कहती थी कि m डिवाइड करेगा किसको, डिफरेंस को, यानी KAIs माइनस KAJ को। सही है, कॉमन क्या आ गया, k, यानी m डिवाइड करेगा किसको, k टाइम्स ऑफ AIs माइनस AJ को डिवाइड करेगा। अगेन प्रोडक्ट आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, गॉस थ्योरम।
तो गोस थ्योरम क्या कह रही थी कि अगर किसी एक के साथ जीसीडी 1 है तो वो दूसरे को डिवाइड कर देगा, यानी अब m और k का जीसीडी तो ऑलरेडी 1 गिवन है, तो m किसको डिवाइड कर देगा गोस थ्योरम से, ai's माइनस में aj को डिवाइड कर देगा। और डिफरेंस को डिवाइड करने का मतलब ai कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा किसके, aj के, किसमें, मोड m में। तो क्या कह रहे हैं कि जो ये वाला सिस्टम दिया हुआ था इसके अंदर कोई दो एलिमेंट सेम है, मतलब कोई दो एलिमेंट कॉन्ग्रुएंट है, जबकि ये आरआरएस बन रहा था इसके हर एक एलिमेंट डिफरेंट होंगे, कोई भी सेम नहीं हो सकता, मतलब सारे ही एलिमेंट क्या होंगे, इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी जो चीज हम लेकर चले थे वो गलत लेकर चले थे, हमने माना था कि इसके एलिमेंट क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसका मतलब इसके कोई भी एलिमेंट कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, सारे के सारे आपको क्या मिलेंगे, इनकॉन्ग्रुएंट मिलेंगे। तो यही चीजें हमें प्रूव करनी थी, किसके लिए, रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम के लिए। एक तो शो करना होता है कि m के साथ सारे को प्राइम होने चाहिए, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं, और सेकंड हमें शो करना था कि जो ये एलिमेंट है आपस में क्या होंगे, इनकॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। अगर ये चीज होगी ऑब्वियस है कि उसके अंदर एग्जैक्टली आपको कितने एलिमेंट मिलेंगे, 5m एलिमेंट ही मिलेंगे। तो इसका मतलब k कोई नंबर ले लोगे जो m के साथ को प्राइम है, तो सभी को अगर k से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो भी क्या बन जाएगा, आरआरएस बन जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। तो क्या कह रहे हैं, जैसे कि ये लिया था सपोज 1, ठीक है, और मोड 10 में हम काम कर रहे थे 1 3 7 9, ये क्या बन रहा था, आरआरएस, ठीक है, किसमें, मोडलो 10 में, ठीक। तो कहते हैं कि कोई ऐसा नंबर जो 10 के साथ को प्राइम हो, तो कोई ऐसा नंबर ले लो जो 10 के साथ को प्राइम है, 11 10 के साथ क्या है, को प्राइम। तो कहते हैं कि उस नंबर को मतलब हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो आरआरएस में, यानी ये हो जाएगा 11 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, 11 33 77 99। तो कहते हैं कि ये भी क्या बनेगा, आरआरएस बनेगा, किसमें, मोडलो m में। आप चेक कर सकते हो इसमें 4 एलिमेंट हैं, ठीक है, यानी सॉरी 5 of 10 एलिमेंट हैं जो कि 4 होता है, ठीक है, और कोई भी आपस में आप चेक कर लोगे इजीली कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। और जो 11 है मोड 10 में वो 1 का ही काम करता है, 33 3 का काम करेगा, और ये 7 और ये क्या हो गया, 9 होगा। मतलब ये अल्टीमेटली एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही होने चाहिए, तो ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट आ रहे हैं, तो ये भी क्या बनेगा, आरआरएस, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम है आरआरएस से रिलेटेड, नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि आपको 2 आरआरएस दिए हुए हैं, किसमें, मोडलो m में। तो हमें ये तो पता है कि हम एक से ज्यादा आरआरएस ढूंढ सकते हैं, जैसे कि मोड 10 में ये दोनों आरआरएस बन रहे हैं। तो कहते हैं कि 2 आरआरएस दिए हुए हैं, सपोज एक दिया हुआ है A1 A2 और A5m, ठीक है, किसमें, मोडलो m में काम कर रहे हो सपोज, ठीक है। और एक और आरआरएस दिया हुआ है, मान लो B1 B2 और B5m, ठीक है, ये भी क्या है, आरआरएस है, किसमें, मोडलो m में, ठीक है, मोडलो m में। तो कहते हैं कि जो AI's की प्रोडक्ट है, I की वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक हो सकती है, 5m तक, ठीक है, और जो BI's की प्रोडक्ट है अगेन यहां भी 1 से लेकर के 5m तक, ये एक दूसरे के क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, किसमें, मोड m में। मतलब कह रहे हैं कि अगर आपको 2 आरआरएस दिए हुए हैं तो पहले आरआरएस के जितने भी एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर लो, जो दूसरे आरआरएस के एलिमेंट है उससे भी मल्टीप्लाई कर दो, जो मल्टीप्लीकेशन है वो दोनों की सेम ही आएगी। सेम कहने का मतलब है वो एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट ही आएगी जिस मॉडलों में आप काम कर रहे हो। जैसे कि इस एग्जांपल से समझते हैं, कह रहे कि पहला आरआरएस दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा आरआरएस दिया हुआ है, कहते हैं कि इसको क्या कर दो, आरआरएस के हर एक एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 × 3 इंटू में 7 इंटू में 9, तो 7 3 21 21 और 9, 21 इंटू में 9 9 1 9 9 2 18, 189 हो गया है, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ AI's हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ AI's। I की वैल्यू 1 से लेकर के 5 of 10 थी, यानी 4 तक आ रही है। अब ये BI's मान लिए, यानी B1 B2 B3 B4 मान लिया, ठीक है। अब कहते हैं कि इनकी प्रोडक्ट कर दो, यानी 11 इंटू में 33 इंटू में 77 इंटू में कितना हो गया, 99 हो गया, ठीक है। तो हमें पता है कि 11 जो है दिस इज नथिंग बट 1 ही है, किसमें, मोड 10 में, और ये 3 का ही काम कर रहे हैं, ये 7 का काम कर रहे हैं, ये 9 का काम कर रहे हैं।
तो ओवरऑल ये भी नथिंग बट क्या है 189 ही है किसमें मोड 10 में। तो यही चीज कह रहा है कि दो RRS लोगे तो दोनों की प्रोडक्ट वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ही आएगी किसमें मोड M में, जिस भी मोड में आप काम कर रहे हैं। तो ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हमें ये पता है कि ऑर्डर हो सकता है कि चेंज हो जाए, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर जरूरी है कि सेम रहे। मतलब कहने का क्या है 3 जो है वो भी 10 के साथ को प्राइम है, तो अगर हम सभी मेंबर्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो पिछली थ्योरम से ये भी RRS बनेगा इन 3, 9, 21 और ये कितना हो गया 3 निम 27। ठीक है, तो देखो यहाँ 3 का ये जो 3 है ये A2 था, यहाँ 3, यहाँ कौन है B1 है। ठीक है, और 9 यहाँ कौन था A4 था, और यहाँ 9 कौन है B2 है। 21 जो है 21 मोड 10 में एक का काम करेगा, और एक जो है यहाँ A1 था और यहाँ कौन है B3 है, और जो 7 है यहाँ A3 है, और जो 7 है यहाँ क्या है A4 है। मतलब पोजीशन चेंज हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ऑर्डर सेम रहे। जैसे कि यहाँ ऑर्डर सेम है, यहाँ ऑर्डर सेम नहीं है, तो ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। तो अब हम ये देखते हैं कि हमें ये पता है कि A1 जो है किसी ना किसी एक B1 के मतलब BIs के जरूर आपको क्या मिलेगा कॉन्ग्रुएंट मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि ये है 1 जो है 1 किसके कॉन्ग्रुएंट है 21 के, तो A1 किसके कॉन्ग्रुएंट है B3 के कॉन्ग्रुएंट है। तो यानी A1 जो है किसी ना किसी एक BIs के कॉन्ग्रुएंट होगा, या तो B1 के या B2 के B3 के या फिर B5M के। तो हमने मान लिया A1 कॉन्ग्रुएंट आ रहा है BJ1 के किसमें मोड M में। सही है, अब आते हैं A2 पर। A2 जैसे कि यहाँ पर कितना था A2 लिया था 3, A2 किसके कॉन्ग्रुएंट है B1 के, यानी A2 किसी एक BIs के कॉन्ग्रुएंट भी मिलेगा। यानी A2 मान लिया किसके कॉन्ग्रुएंट आ रहा है BJ2 के किसमें मोड M में। सही है, सेम A5M जो है वो भी किसी ना किसी एक BIs के कॉन्ग्रुएंट होगा। मान लो किसके कॉन्ग्रुएंट है BJ5M के किसमें मोड M में। सही है, अब देखो अब हमें पता है कि दो कॉन्ग्रुएंट्स जो है ऐड हो सकती है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने इन कॉन्ग्रुएंट्स को क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएंगे मोड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ AIs दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू प्रोडक्ट ऑफ BJ किसमें मोड M में। यही हमें प्रूव करना था। कह रहा था कि दो RRS अगर आपको गिवन हो तो कहता है कि दोनों की प्रोडक्ट सेम ही आएगी। सेम कहने का मतलब दोनों की प्रोडक्ट एक दूसरे की क्या होगी कॉन्ग्रुएंट होगी, किस मॉडलों में जिस मॉडलों में आप काम कर रहे हो। अब नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है कि आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं, दो नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं जो आपस में क्या है को प्राइम है। सपोज एक M ले लिया और एक N ले लिया जो कि क्या है को प्राइम है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि एक M के करेस्पॉन्डिंग RRS दिया हुआ है और एक M के करेस्पॉन्डिंग आपको क्या दिया हुआ है RRS। तो RRS M के करेस्पॉन्डिंग कौन सा दिया हुआ है A1, A2 और A5M। ठीक है, ये RRS गिवन है किसमें मोडुलो M में। ठीक है, अब आपको सेम एक RRS गिवन है किसके करेस्पॉन्डिंग N के करेस्पॉन्डिंग। N के करेस्पॉन्डिंग जो RRS है वो है B1, B2 और B5N। ठीक है, ये RRS है किसमें मोडुलो N में। तो कहते हैं कि जो कॉम्बिनेशन आएगा इन AIs का और BIs का, कैसा कॉम्बिनेशन कि इन सभी को तो N से मल्टीप्लाई कर दिया गया है और इनको मतलब जो M वाले जो हैं उनको N से मल्टीप्लाई कर दिया, जो N वाले हैं उनको M से मल्टीप्लाई कर दिया और उनका कॉम्बिनेशन ले लिया गया है। ठीक है, और जो I और 1 I की वैल्यू 1 से लेकर के 5M तक और J की वैल्यू 1 से लेकर के कितनी हो जाएगी 5N तक। तो कहते हैं कि जो ये सिस्टम आएगा वो भी RRS होगा, लेकिन किस मॉडुलो में इनकी प्रोडक्ट के मॉडुलो में, यानी MN के मॉडुलो में। क्या कह रहे हैं कि आपको दो नेचुरल नंबर्स गिवन है M और N जो कि आपस में क्या है को प्राइम है। एक RRS गिवन है M के करेस्पॉन्डिंग, एक RRS गिवन है N के करेस्पॉन्डिंग। कहते हैं जो M के करेस्पॉन्डिंग है उनको N से मल्टीप्लाई कर दिया और जो N के करेस्पॉन्डिंग है M से मल्टीप्लाई कर दिया और उनका कॉम्बिनेशन ले लिया गया है। तो कहते हैं कि वो भी RRS बनेगा लेकिन मोडुलो ऑफ देयर प्रोडक्ट, उनकी प्रोडक्ट के अंदर। तो सबसे पहले इसके अंदर मतलब कितने एलिमेंट होने चाहिए 5MN एलिमेंट होने चाहिए। तो देखो
अगर i की वैल्यू 1 है तो j 1 हो सकता है, i की वैल्यू 1 i 1 लें तो j 2 हो सकता है, i 1 लें j 3 हो सकता है, i 1 लें तो ये 5n हो सकता है। यानी अगर i की वैल्यू 1 लें तो bj जो j के पास चॉइसेस है वो कितनी चॉइसेस हो जाएगी 5n। अब i के पास चॉइसेस देखो कितनी है 5m, तो यानी इसके पास कितनी चॉइसेस हो जाएगी 5m इंटू में 5 ऑफ n, मतलब टोटल जो चॉइसेस है वो हो जाएगी 5m इंटू में 5 ऑफ n हो जाएगी। अब हमें पता है जो एलर फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेटिव होता है, यानी अगर m और n को प्राइम है तो 5 ऑफ mn कहो या 5 ऑफ m इंटू में 5n कहो, ये क्या होगा सेम। यानी जो C है उसके अंदर 5mn ही एलिमेंट प्रेजेंट है, तो पहली कंडीशन हो गई कि इसके अंदर 5mn एलिमेंट ही दिखने चाहिए। सेकंड क्या कह रहा था कि जो एलिमेंट्स आएंगे वो जिस मॉडलों में आप काम कर रहे हो उसके साथ क्या होने चाहिए कोप्राइम। यानी हमें प्रूव करना है जो n AIs होंगे और जो m इंटू में bj हैं वो कोप्राइम होंगे किसके साथ, mn के साथ क्या होने चाहिए कोप्राइम होने चाहिए, हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो mn के साथ कोप्राइम प्रूव करो या फिर आप शो कर दो कि जो n AIs हैं m bj जो कॉम्बिनेशन है वो m के साथ भी कोप्राइम है और जो इनका कॉम्बिनेशन है वो n के साथ भी क्या है कोप्राइम है, क्योंकि नंबर्स के साथ अगर कोप्राइम है तो वो प्रोडक्ट के साथ भी क्या होगा कोप्राइम। तो मान लिया जो n AIs हैं और m bj जो कॉम्बिनेशन है m के साथ जिसे सपोज d1 है और n के साथ हमने जिसड़ी कितना मान लिया d2 मान लिया। ठीक है, जिसड़ी की डेफिनेशन लगा दी, जिसड़ी की डेफिनेशन कहती है कि d1 डिवाइड करेगा किसको n AIs प्लस में m bj को और d1 डिवाइड करेगा किसको m को। ठीक है, यहाँ d2 डिवाइड्स n AI प्लस m bj को, ठीक है, और d2 डिवाइड्स किसको n को। ठीक है, ये चीज होगी। अब देखो d1 m को डिवाइड कर रहा है तो d1 जो है m bj को भी डिवाइड करेगा क्योंकि उसके इंटीग्रल मल्टीपल को भी डिवाइड करता है, ये हम बहुत पहले कर चुके हैं। तो d1 जो n AI प्लस m bj को डिवाइड कर रहा है और d1 m bj को भी डिवाइड कर रहा है तो d1 इनके सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा, सब्ट्रैक्शन कौन हो गया n AI हो गया। सेम d2 n को डिवाइड कर रहा है तो d2 n AI को भी डिवाइड करेगा, उसके इंटीग्रल मल्टीपल को डिवाइड करेगा तो इनकी सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा, यानी d2 डिवाइड करेगा किसको m bj को। सही है। अब जो है m और n जिसड़ी कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, m और n जिसड़ी 1 है, d1 m को डिवाइड कर रहा है तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहते हैं कि एक इंटीजर आएगा सपोज m1 सच दैट m इज इक्वल टू m1 d हो जाएगा। तो अगर m n के साथ कोप्राइम है यानी m1 d n के साथ कोप्राइम है, d1 n के साथ कोप्राइम है और प्रोडक्ट के साथ कोप्राइम होने का मतलब नंबर्स के साथ भी क्या होगा कोप्राइम, यानी m1 n के साथ भी कोप्राइम है और d1 भी n के साथ क्या है कोप्राइम। जब भी प्रोडक्ट आए, प्रोडक्ट आते ही दिमाग में गॉस थ्योरम चलेगी, यानी d1 n के साथ कोप्राइम है तो d1 किसको डिवाइड कर देगा AI को। ठीक है, d1 AIs को डिवाइड कर रहे हैं, d1 m को डिवाइड कर रहे हैं तो d1 AIs और m के जिसड़ी को भी डिवाइड करेगा, d1 AIs और m के जिसड़ी को भी डिवाइड करेगा। AI और m का जिसड़ी कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है क्योंकि जो AIs वाले सिस्टम था वो क्या बन रहा था RRS का मतलब क्या है ये सारे m के साथ क्या होंगे कोप्राइम। तो d1 किसको डिवाइड कर रहे हैं 1 को और 1 को डिवाइड करने का मतलब d1 कितनी आ गया 1 आ गया, यानी जो ये कॉम्बिनेशन है वो m के साथ क्या है कोप्राइम। सेम d2 m bj को डिवाइड करे तो सेम आप चेक कर सकते हो कि जो d2 है वो m के साथ क्या मिलेगा आपको कोप्राइम मिलेगा, तो d2 किसको डिवाइड कर देगा bj को डिवाइड कर देगा। ठीक है, d2 bj को भी डिवाइड कर रहे हैं, d2 n को भी डिवाइड कर रहे हैं तो d2 इनके जीसीडी को भी डिवाइड करेगा, जीसीडी कितना आएगा 1 आएगा क्योंकि bj वाली जो सेट था जो सिस्टम था वो मोड n के अंदर क्या बना रहा था RRS, तो यानी उसके हर एक एलिमेंट n के साथ कोप्राइम मिलेंगे तो bj और n का जीसीडी कितना आ गया 1 आ गया, यानी d2 1 को डिवाइड करो, 1 को डिवाइड करने का मतलब d2 की वैल्यू 1 आ गई, यानी जो ये कॉम्बिनेशन है m के साथ भी कोप्राइम है एज वेल एज n के साथ भी कोप्राइम है, मतलब दोनों की इंटरसेक्शन के साथ कोप्राइम होने का मतलब
प्रोडक्ट के साथ भी क्या होंगे, कोप्राइम होंगे। तो इसमें एक तो फाइएमएन एलिमेंट थे, पहली कंडीशन होल्ड करेगी। सेकंड कंडीशन कहते थे कि जो भी आरआरएस बनेगा वो उस मॉडुलो, जिस मॉडुलो में आप काम कर रहे हो उसके साथ कोप्राइम होने चाहिए, तो कोप्राइम भी आ गए। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही थी कि सारे एलिमेंट आपस में क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, मतलब सेम नहीं होने चाहिए। यानी हमें प्रूव करना है जो NAIs हैं प्लस में MBJ हैं, दीज आर इनकॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। किसमें, N सपोज यहाँ AL मान लिया और MBK, ठीक है, किसमें, मोड MN में, यही प्रूव करना है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि M और N क्या दिए हुए हैं, कोप्राइम दिए हुए हैं। तो अगर M और N कोप्राइम है तो MN का जो LCM आएगा वो दिस इज नथिंग बट M इंटू में N आएगा, मतलब इनकी प्रोडक्ट ही इनका LCM आएगा। अब हमें पता है कि LCM में क्या होता है, अगर कोई नंबर M के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, A B के कॉन्ग्रुएंट है मोड M1 में, और सेम कॉन्ग्रुएंस होल्ड कर रही है दूसरे नंबर में M2 में भी, तो वही कॉन्ग्रुएंस होल्ड करेगी किसमें, उनके LCM में भी, यानी M1 और M2 के LCM में भी। और कन्वर्स क्या कह रहा था कि अगर एक कॉन्ग्रुएंसी होल्ड कर रही है LCM में तो सेम कॉन्ग्रुएंसी होल्ड करेगी नंबर में। तो अब हम इसका यूज करके अब हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों भी आपस में क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट। तो हमें इनकॉन्ग्रुएंट शो करना है, तो हम उल्टा मान लेंगे कि मान लो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो हम कॉन्ग्रुएंट मान के चलेंगे M में और कॉन्ग्रुएंट मान के चलेंगे N में भी, और फिर M और N कोप्राइम है इसलिए इनका एलसीएम MN हो जाएगा। और इस थ्योरम का कन्वर्स होल्ड कर रहा है, यानी अगर ये M1 में भी होल्ड करेगी M2 में भी होल्ड करेगी तो उनके एलसीएम कितना आएगा, इनकी प्रोडक्ट ही आएगी, उसमें भी क्या कर जाएगी, रिजल्ट होल्ड कर जाएगी। तो मान लिया जो NAI है प्लस में MBJ है वो क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमने लिया था NAL प्लस में MBK के कॉन्ग्रुएंट है। हमने मान लिया कि इसकी कोई दो टर्म्स आपस में क्या आ रही है, सेम आ रही है, मतलब कॉन्ग्रुएंट आ रही है। ठीक है, M में भी और किस में आ रही है, N में भी, यानी NAI प्लस MBJ दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू NAL प्लस में कितना हो गया, MBK, किसमें, मोड M। ठीक है, अब मोड M में आप देख सकते हो ये तो जो टर्म है M से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी, और ये जो टर्म है ये भी M से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। यानी ये जो टर्म है मोड M में किसका काम करेगा, जीरो का, और ये टर्म भी मोड M में किसकी काम करेगा, जीरो का काम करेगा। यानी NAI दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके हो जाएगा, NAL के, किसमें, मोड M में। सही है, अब दोनों साइड कॉमन आप देख सकते हो N है। ठीक है, याद हो हम कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट कर सकते हैं, एक कंडीशन अगर लग जाए कॉमन फैक्टर का जीसीडी M के साथ क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो हम बोथ साइड कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब कॉमन फैक्टर क्या है, N और M क्या है, कोप्राइम, तो हम बोथ साइड क्या कर सकते हैं, M को कैंसिल आउट कर सकते हैं। यानी AI दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके आ जाएगी, AL के, किसमें, मोड M में। मतलब कह रहे कि जो ये RRS गिवन था मोड M का, जो RRS मानना हुआ था मोड M में, इसकी दो टर्म्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो RRS दिया हुआ था। तो यानी जो चीज हम लेकर चले हैं वो गलत लेकर चले हैं। हमने माना है कि ये जो टर्म है वो M में भी कॉन्ग्रुएंट है और N में भी कॉन्ग्रुएंट है। सेम हम प्रूव कर सकते हैं कि N में भी कॉन्ग्रुएंट नहीं आएगी, यानी M में भी कॉन्ग्रुएंट नहीं आएगी और N में भी कॉन्ग्रुएंट नहीं आएगी, तो उनके एलसीएम में भी वो चीज कॉन्ग्रुएंट नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी नंबर और कोई भी कॉन्ग्रुएंसी अगर एलसीएम में होल्ड करे तो वो नंबर में भी होल्ड करनी चाहिए, और अगर नंबर में होल्ड कर रही है तो उनके एलसीएम में भी होल्ड करेगी। तो अगर ये नंबर में ही होल्ड नहीं कर रही तो ये एलसीएम में भी होल्ड नहीं करेगी, मतलब ये जो टर्म्स हैं ये आपस में क्या हो जाएंगी, इनकॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये RRS की सभी कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई, यानी अगर M और N दो नेचुरल नंबर हो और एक RRS गिवन हो N के करेस्पॉन्डिंग, एक RRS गिवन हो N के करेस्पॉन्डिंग, तो जो उनका कॉम्बिनेशन होता है वो भी क्या बनेगा, RRS बनेगा, किसके रिस्पेक्ट में, MN के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम है एलर्स जनरलाइजेशन ऑफ फर्मर थ्योरम।
अब फर्मट थ्योरम हमें पता है कि फर्मट थ्योरम क्या कह रही थी, ए कोई नंबर ले लो जो प्राइम पी के साथ क्या है, को प्राइम है, तो ए रेज टू दी पावर पी माइनस वन दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू वन आता था किसके, मोड पी के। ये फर्मट थ्योरम कहती थी। अब एलर्स ने क्या किया, फर्मट थ्योरम को जनरलाइज कर दिया, ये सिर्फ प्राइम के लिए एप्लीकेबल थी। एलर्स ने क्या किया कि कोई भी नंबर ले लिया जो ए के साथ क्या है, को प्राइम है, मतलब क्या कह रहे हैं कि ए कोई भी इंटीजर ले लिया, ठीक है, और m जो है मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, ठीक है, और कंडीशन ये लगा दी कि a और m क्या है, को प्राइम, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि a रेज टू दी पावर 5m दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके आएगा, 1 मोड m, ठीक है। अब देख सकते हैं फर्मट थ्योरम ओनली प्राइम के लिए एप्लीकेबल थी। जो एलर्स जनरलाइजेशन है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लो, यहाँ a रेज टू दी पावर 5m आ जाएगा, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड m आ जाएगा, ठीक है। मतलब m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है जो a के साथ क्या है, को प्राइम है। इन पर्टिकुलर अगर m की जगह हम p रखें जहाँ p प्राइम है, तो a रेज टू दी पावर 5p दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p आ जाएगा, सही है। और प्राइम का की इमेज एलर फंक्शन के अंडर कितनी होती है, p माइनस वन होती है, तो यानी a रेज टू दी पावर p माइनस वन दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके आ जाएगा, 1 मोड p। यानी जो फर्मट थ्योरम है वो एलर जनरलाइजेशन ऑफ फर्मट थ्योरम का पर्टिकुलर केस ही है, अगर आप प्राइम रख दो तो, ठीक है। तो एलर ने इसको मतलब प्राइम की जगह और नंबर्स पर भी, मतलब और पॉजिटिव नंबर्स जो कि a के साथ को प्राइम हो, उनके लिए भी इस रिजल्ट को जनरलाइज बना दिया। तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ के लिए क्या कह रहे हैं कि हमें ये पता है कि कोई भी नेचुरल नंबर गिवन हो उसके करेस्पॉन्डिंग आप एक आरआरएस ढूंढ सकते हो। तो आरआरएस सपोज ये ले लिया b1 b2 और क्या मान लिया हमने, b5 है, ठीक है। ये आरआरएस है किसमें, मोडुलो m, ठीक है, ये आरआरएस मान लिया है मोडुलो m, ठीक। अब a गिवन है कि वो m के साथ के को प्राइम। अब हमने थ्योरम की थी, अगर आपको आरआरएस गिवन हो, एक और नंबर गिवन हो, इंटीजर गिवन हो जो m के साथ को प्राइम है, तो आरआरएस के हर एक एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दो, जो नया सिस्टम आएगा वो भी क्या बनेगा, आरआरएस ही बनेगा। यानी a m के साथ को प्राइम है, तो उस थ्योरम से अगर हम उसके हर एक एलिमेंट को a से मल्टीप्लाई कर दें, a से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी क्या बनेगा, आरआरएस ही बनेगा, सही है। यानी ये भी क्या हो गया है, आरआरएस हो गया। अब हमने थ्योरम पढ़ी थी अभी इससे पहले, और जस्ट हमने कॉम्बिनेशन से पहले वाली थ्योरम की थी कि अगर आपको दो आरआरएस दिए हो सेम मोडुलो की, तो दोनों की प्रोडक्ट एक दूसरे की क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। यानी प्रोडक्ट ऑफ किसकी, इसकी, यानी ए बी वन इंटू में क्या हो जाएगा, ए बी टू एंड सोन ए बी 5m, ये जो प्रोडक्ट है कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी किसकी, b1 b2 b5m की प्रोडक्ट की, किसमें, मोड m, सही है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो a रेज टू दी पावर 5m, क्योंकि a कितनी बार कॉमन आ गया, 5m टाइम्स कॉमन आ गया, और इनटू में हो गया b1 b2 और b5m, सही है। दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू b1 b2 b5m मोड m। अब दोनों में कॉमन क्या है, b1 कॉमन है दोनों में, और b1 जो है m के साथ को प्राइम है, क्योंकि ये आरआरएस गिवन है, आरआरएस कहता था कि उसके हर एक एलिमेंट m के साथ को प्राइम होंगे, तो यानी b1 भी m के साथ को प्राइम हो, अगर कॉमन जो चीज आ रही है m के साथ को प्राइम है, तो उसे आप काट सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो, तो b1 को काट सकते हैं। सेम b2 भी तो आरआरएस का ही एलिमेंट है, तो b2 को भी कैंसिल आउट कर सकते हो, इस तरीके से b5m को भी कैंसिल आउट कर सकते हो। तो a रेज टू दी पावर 5m किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी, 1 के, किसमें, मोड m में। तो ये था प्रूफ किसका, एलर जनरलाइजेशन ऑफ फर्मट थ्योरम, एलर ने उसको और जनरलाइज कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने आरआरएस देखा कि क्या होता है, और उनसे रिलेटेड हमने कुछ थ्योरम्स देखी है। तो कल के लेक्चर में हम जो 4.2 एक्सरसाइज है उसके एग्जांपल सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।